ओके स्टूडेंट्स, यहाँ इस वीडियो में हम आज बात करते हैं इनफॉर्मल कंट्रोल या अनौपचारिक नियंत्रण की। इनफॉर्मल कंट्रोल इंक्लूड्स गॉसिप, resentment, public opinion, sympathy, sense of justice, folkways, mores, customs, religion, morality, and such other agents. These are not purposefully created. Nothing could be said with certainty regarding their origin. They arise on their own way and in course of time gain currency and popularity. They become deep-rooted with people in their practices. No specific punishment would be given to the violators of informal control. Still, they are more effective than the formal control. They do not require any extra staff to enforce them, as it is so in the case of formal control. They do not have the physical force to enforce conformity to them. Hence, people may not observe them or go against them without being physically punished for the same. Faith in religion, moral convictions, public opinion, artistic standard, and the general state of enlightenment are found to be more important in formal control. Informal control is more effective in primary social groups such as family, neighborhood, and tribe, rural community, where interaction takes place on a personal basis. Whenever the group or the society becomes larger in terms of population and more complex, the informal devices of control becomes less effective. So simple gossip and slander and censure can correct an erring ruralite but not an urban citizen. The anonymity of city life, which has added to the confidence of the individual that he could commit an offense without being noticed or caught by others who are mostly engaged in their own business, contributes to the non-effectiveness of informal control. Hence, informal methods have given place to the formal ones such as law, education, coercion, and codes. Though less effective, informal control also functions along with the formal control in urban areas in regulating people's एक्टिविटीज़। स्टूडेंट्स, अब हम बात करते हैं अनौपचारिक नियंत्रण की कि ये क्या होते हैं। तो ओल्सेन वे कहते हैं कि जो अनौपचारिक नियंत्रण है उसका तात्पर्य वास्तव में आत्मनियंत्रण से होता है। आत्मनियंत्रण यह राज्य की ओर से बलपूर्वक लागू नहीं किया जाता है, बल्कि इसकी प्रकृति सामाजिक होती है। ठीक है, सोशल होता है अपने नेचर से। इसकी जो प्रकृति है वो क्या है, सामाजिक है। इस प्रकार का नियंत्रण कहाँ देखने को मिलता है, परंपरागत और सरल समाजों में। वहाँ की ये प्रमुख विशेषता है परंपरागत और सरल समाजों की, जहाँ व्यक्ति और समूह के व्यवहारों को नियंत्रित करने के लिए किसी प्रकार के लिखित कानूनों की आवश्यकता नहीं होती है। ठीक है, तो ये जो परंपरागत जो ट्रेडिशनल सोसाइटीज़ होती हैं हमारी, जो हमारे सरल समाज हैं, वहाँ किसी प्रकार के अपने जो सदस्य हैं उनके व्यवहारों को कंट्रोल करने के लिए किसी प्रकार के लिखित कानूनों की आवश्यकता नहीं होती है, बल्कि किसके द्वारा कंट्रोल किया जाता है वहाँ, प्रथा, परंपरा, जनरीति, लोकाचार और नैतिक नियमों के द्वारा समाज में नियंत्रण की स्थापना की जाती है। ऐसे नियंत्रण का पालन करने के लिए वहाँ स्वयं जागरूक रहते हैं। वहाँ के लोगों को खुद ही लगता है हमें क्या करना है, नियमों का पालन करना है, इसलिए वो क्या है, खुद ही अवेयर रहते हैं। ऐसे नियंत्रण का पालन करने के लिए व्यक्ति को राज्य द्वारा नहीं बल्कि समूह के द्वारा सामाजिक दंड दिया जाता है। अब यहाँ पर जो दंड है वो राज्य नहीं दे रहा है। अगर आप किसी प्रथा या परंपरा को नहीं मान रहे हैं तो आपको राज्य दंड नहीं देगा, बल्कि वहाँ का जो समूह है, ठीक है, वहाँ का जो समाज है वो आपको क्या करता है, दंड देता है। यानी कि सामाजिक जो दंड है वो किसके द्वारा मिलता है, समूह के द्वारा मिलता है। जो सामाजिक दंड है वह समूह के द्वारा मिलता है। क्लियर हो गया ये पॉइंट। ठीक है, अब क्या है कि इसके बाद भी अब देखिए, इसमें जो राज्य आपको दंड नहीं दे रहा है बल्कि समूह द्वारा दिया जा रहा है, फिर भी नियंत्रण का जो यह स्वरूप है अनौपचारिक वाला, वो औपचारिक नियंत्रण की तुलना में कहीं अधिक प्रभावपूर्ण और स्थायी होता है ना। इसका जो प्रभाव है वो ज़्यादा क्या है, ये ज़्यादा प्रभाव पड़ता है लोगों पर। जहाँ आपने देखा कि जो आपका फॉर्मल वेज थे, जो आपका औपचारिक सामाजिक नियंत्रण का जो स्वरूप था, वहाँ पर उतना ज़्यादा प्रभाव नहीं पड़ रहा था, जितना उतना ज़्यादा प्रभाव जो है लोगों के ऊपर नहीं पड़ता है। वो फिर भी कहीं ना कहीं नियम कानून तोड़ देते हैं, लेकिन ये ज़्यादा जो है वो क्या है, प्रभावकारी होता है अनौपचारिक सामाजिक नियंत्रण।
अब इसके पश्चात आप देखेंगे कि अनौपचारिक नियंत्रण जो है उसमें एक रूपता पाई जाती है, क्योंकि यह एक समूह के सभी सदस्यों के लिए व्यवहार के एक समान नियमों का पालन करने पर, ठीक है, एक समान नियमों का पालन करने पर जोर देता है। उसके बाद इसकी प्रकृति जैसे आपको पता है कि सामाजिक है, ठीक है, और यह व्यक्ति के आंतरिक पक्ष से संबंधित होता है, यह व्यक्ति के आंतरिक पक्ष से संबंधित होता है। यानी कि औपचारिक नियंत्रण व्यक्ति से किसी प्रकार के दिखावे की अपेक्षा नहीं करता है, इसमें आपको किसी को कुछ दिखाना नहीं है, बल्कि इसके अंतर्गत व्यक्ति से यह उम्मीद की जाती है कि वह अपनी प्रवृत्तियों और इच्छाओं को नियंत्रण के अनौपचारिक नियमों के अनुसार स्वयं परिवर्तित करे। साथ ही ऐसे नियंत्रण को व्यक्ति स्वयं अपनी इच्छा से स्वीकार करते हैं, क्योंकि यह नियंत्रण उन्हें उपयोगी प्रतीत होते हैं। यही कारण है कि अनौपचारिक नियंत्रण के अनुसार कार्य करना धीरे धीरे व्यक्तियों की आदत बन जाती है। उसके बाद इसमें जो है समूह कल्याण की भावना होती है। यहाँ समूह द्वारा व्यक्तियों को यह विश्वास दिलाया जाता है कि इसके अनुसार व्यवहार करना समूह कल्याण के लिए सबसे अधिक आवश्यक है, सबका इससे क्या होगा, भला होगा। तो इसी धारणा का प्रचार अनेक आपने देखा है कि लोक कथाओं और लोकोक्तियों के माध्यम से भी किया जाता है। और जिस समूह का आकार जितना छोटा होता है, ठीक है, जो भी समूह आकार में जितना छोटा होगा, वहाँ अनौपचारिक नियंत्रण को समूह कल्याण के लिए उतना ही अधिक आवश्यक समझा जाता है। फिर जो नेक्स्ट है उसमें है कि यह लिखित नहीं होता है, यानी कि इसमें मौखिकता का गुण होता है। तो अनौपचारिक नियंत्रण कभी भी लिखित नहीं होते, रिटर्न नहीं है, बल्कि इसकी अभिव्यक्ति प्रथा और परंपराओं में देखने को मिलती है। जो कार्य बहुत समय से समूह में होता चला आता है, उसी को अन्य व्यक्तियों द्वारा करना भी आवश्यक समझा जाता है। आप देखिए, आपके समूह में जो भी चीज़ें, आपकी कम्युनिटी में, आपके समाज में जो काम बहुत समय से चला आ रहा है, आगे की जो पीढ़ियां हैं वो भी उसका आवश्यक समझती हैं। तो व्यवहार के नियमों का हस्तांतरण समूह में वृद्ध और अनुभवी सदस्यों द्वारा आगामी पीढ़ियों के लिए कर दिया जाता है, तथा समूह का प्रत्येक सदस्य इनका पालन एक दृढ़ नैतिक नियम के रूप में करता है। उसके बाद जो नेक्स्ट है वो है कि ये परिवर्तनशील होते हैं, इनमें चेंजेस इतनी जल्दी नहीं होते हैं। व्यवहार के नियमों में किसी प्रकार के परिवर्तन की छूट अनौपचारिक नियंत्रण नहीं देता है। एक समाज में प्रथा, परंपरा और जनरीतियों का जो स्वरूप एक लंबे समय से उस समूह में प्रचलित रहा है, उसी के अनुसार प्रत्येक व्यक्ति को व्यवहार करना आवश्यक समझा जाता है। परिस्थितियां चाहे कुछ भी हों, लेकिन व्यक्ति अपनी सुविधा अनुसार इन व्यवहारों में कोई परिवर्तन नहीं कर सकता है। आपको उन चीज़ों का पालन, उन परंपराओं का, जनरीतियों का, प्रथाओं का आपको उनका पालन करना ही पड़ेगा। यही कारण है कि नियंत्रण का यह स्वरूप बहुत स्थिर प्रकृति का होता है। कभी कभी तो नए व्यवहारों को प्रोत्साहन देने के लिए राज्य द्वारा कानून भी बना दिया जाता है, लेकिन फिर भी अनौपचारिक नियंत्रण समूह के सदस्यों से यह मांग करता है कि वे अपने परंपरागत व्यवहारों में कोई परिवर्तन ना करें। और फिर हम देखते हैं कि इसमें क्या है, सामाजिक मूल्यों का समावेश होता है। सामाजिक मूल्यों का समावेश यानी कि प्रत्येक समाज के अपने कुछ विशेष सामाजिक मूल्य होते हैं, ठीक है, सोशल वैल्यूज़ होती हैं, जिनकी रक्षा करना, प्रोटेक्ट करना और उन्हें प्रभावपूर्ण बनाए रखना सदस्यों का नैतिक दायित्व होता है। अनौपचारिक नियंत्रण में इन सामाजिक मूल्यों का समावेश होने के कारण नियंत्रण को तोड़ने का अभिप्राय सामाजिक मूल्यों का विरोध करना समझा जाता है। तो इन सामाजिक मूल्यों की अभिव्यक्ति सैद्धांतिकरण के रूप में देखने को मिलती है। इससे भी अनौपचारिक नियंत्रण को शक्ति प्राप्त होती है। तो ये आपका अनौपचारिक नियंत्रण के बारे में लेक्चर था, और आशा है कि, उम्मीद है कि आपको ये काफ़ी लाभप्रद सिद्ध होगा। थैंक यू।